सोचिए अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आपके पास दो ऑप्शन हों, गोल्ड या बिटकॉइन, तो आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? गोल्ड जो हज़ारों सालों से वैल्यू प्रिजर्व करता आ रहा है, या बिटकॉइन जो सिर्फ कुछ ही साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था लेकिन आज दुनिया की सबसे फेमस डिजिटल करेंसी बन चुका है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2030 तक इन दोनों में से कौन बेटर परफॉर्म करेगा। इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। आज की वीडियो में हम बिटकॉइन और गोल्ड को कंपेयर करेंगे, सेफ्टी, स्कार्सिटी, इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन और फ्यूचर ग्रोथ के बेसिस पर, और एंड में देखेंगे कि 2030 तक कौन ज़्यादा पावरफुल इन्वेस्टमेंट बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड कोई नई चीज़ नहीं है। थाउजेंड ऑफ ईयर्स से सिविलाइजेशन गोल्ड को वेल्थ स्टोर करने के लिए यूज़ करती आ रही है। गोल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है स्कार्सिटी। गोल्ड की सप्लाई अनलिमिटेड नहीं है। दुनिया में जितना गोल्ड माइन हो सकता है वो लिमिटेड है। इसी वजह से जब करेंसी की परचेजिंग पावर डिक्रीज होती है और इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है, इन्वेस्टर अक्सर गोल्ड की तरफ मूव करते हैं। गोल्ड को एक सेफ हेवन एसेट भी माना जाता है। जब मार्केट्स में अनसर्टेनिटी हो, वार्स हो, इन्फ्लेशन हाई हो या इन्वेस्टर्स को इकोनॉमी पर कॉन्फिडेंस कम हो तो गोल्ड की डिमांड बढ़ सकती है। लेकिन गोल्ड की एक लिमिटेशन भी है। गोल्ड को स्टोर करना पड़ता है, उसकी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करना पड़ता है, और अगर आप फिजिकल गोल्ड रखते हो तो उसे इजीली दुनिया के किसी भी कोने में डिजिटली ट्रांसफर नहीं कर सकते। यहाँ से बिटकॉइन की इंटरेस्टिंग कहानी स्टार्ट होती है। बिटकॉइन को अक्सर डिजिटल गोल्ड कहा जाता है, लेकिन बिटकॉइन सिर्फ डिजिटल गोल्ड नहीं है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल नेटवर्क है जिसे किसी एक गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में नहीं रखा गया। और बिटकॉइन की सबसे फेमस फीचर है 21 मिलियन कॉइन्स की मैक्सिमम सप्लाई, यानी थ्योरेटिकली बिटकॉइन की सप्लाई 21 मिलियन से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसी स्कार्सिटी की वजह से बिटकॉइन सपोर्टर्स का मानना है कि लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है अगर डिमांड कंटिन्यूसली ग्रो करती रहे तो। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, गोल्ड स्कार्स है लेकिन बिटकॉइन की सप्लाई मैथमेटिकली डिफाइंड है। बिटकॉइन को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक रिलेटिवली क्विकली ट्रांसफर किया जा सकता है। मैसिव प्राइस इंक्रीज देखे हैं, लेकिन इसके साथ मैसिव क्रैशेस भी आए हैं। बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी गोल्ड के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पर, गोल्ड की प्राइस अगर शॉर्ट पीरियड में कुछ परसेंट मूव करे तो वो नॉर्मल वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन बिटकॉइन एक शॉर्ट पीरियड में डबल डिजिट परसेंटेज मूव कर सकता है। इसका मतलब है बिटकॉइन में रिवार्ड का पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट 30%, 40% या उससे ज़्यादा नीचे चला जाए तो क्या आप पैनिक में सेल कर देंगे? यही वो पॉइंट है जहां इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन के बीच डिफरेंस समझना ज़रूरी है। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब है कि टाइम के साथ पैसे की परचेजिंग पावर डिक्रीज होती है। बिटकॉइन के सपोर्टर्स भी कहते हैं कि लिमिटेड सप्लाई की वजह से बिटकॉइन लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन हेज बन सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, गोल्ड का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत पुराना है, बिटकॉइन का ट्रैक रिकॉर्ड कंपैरेटिवली बहुत छोटा है। इसीलिए गोल्ड के पास सेंचुरीज की हिस्ट्री है, जबकि बिटकॉइन के पास रिलेटिवली शॉर्ट हिस्ट्री है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पर, इंस्टीट्यूशंस। पहले बिटकॉइन को बहुत से ट्रेडिशनल इन्वेस्टर से स्पेकुलेटिव एसेट समझते थे, लेकिन टाइम के साथ इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बिटकॉइन में इंक्रीज हुआ। बड़ी बड़ी कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने लगे। लोग बिटकॉइन को जानने लगे। हर तरफ बिटकॉइन ETFs और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ने बिटकॉइन को ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम के और करीब ला दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि बिटकॉइन रिस्क फ्री हो गया है, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये जरूर शो करता है कि बिटकॉइन को फाइनेंशियल वर्ल्ड इंक्रीजिंगली सीरियसली ले रहा है। दूसरी तरफ गोल्ड ऑलरेडी ट्रेडिशनल फाइनेंस का एस्टेब्लिश पार्ट है। सेंट्रल बैंक्स के पास गोल्ड रिजर्व हैं, इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में गोल्ड मौजूद है, यानी गोल्ड को एक्सेप्टेंस प्रूव करने की जरूरत नहीं। बिटकॉइन को अभी भी लॉन्ग टर्म पोजीशन प्रूव करनी है। अब गोल्ड को इग्नोर नहीं कर सकते। गोल्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज है ट्रस्ट। लोग गोल्ड को थाउजेंड ऑफ ईयर्स से वैल्यू के तौर पर एक्सेप्ट करते आ रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड को रिजर्व के तौर पर होल्ड करती है। अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी इंक्रीज होती है, गोल्ड की डिमांड स्ट्रॉन्ग रह सकती है, लेकिन गोल्ड का चैलेंज ये नहीं कि उसकी ग्रोथ बिटकॉइन जैसी एक्सप्लोसिव होने की ज़रूरत है। बिटकॉइन के सपोर्टर का गोल उसे वेल्थ प्रिजर्वेशन के साथ साथ हाई ग्रोथ डिजिटल एसेट बनाना है, और इसी डिफरेंस की वजह से दोनों एसेट की इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल कम्प्लीटली डिफरेंट है। अब फाइनल क्वेश्चन, बिटकॉइन या गोल्ड? अगर आप सिर्फ स्टेबिलिटी और वेल्थ प्रिजर्वेशन देख रहे हैं तो गोल्ड का केस स्ट्रॉन्ग है।
अगर आप हायर ग्रोथ पोटेंशियल के साथ हायर रिस्क एक्सेप्ट कर सकते हैं तो बिटकॉइन इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक चूज़ करना हो। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में डिफरेंट एसेट क्लास के कॉम्बिनेशन रिस्क को मैनेज करने में हेल्प कर सकता है, और किसी इन्वेस्टर के लिए दोनों। अब बात करते हैं 2030 के विनर की। 2030 का विनर आज कोई कंफर्म नहीं कर सकता। हो सकता है बिटकॉइन गोल्ड को ड्रामेटिकली आउट परफॉर्म करे। हो सकता है गोल्ड अपनी स्टेबिलिटी की वजह से इन्वेस्टर्स का फेवरेट बना रहे। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, गोल्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स की हिस्ट्री के साथ खड़ा है। असली क्वेश्चन ये है कि आप कितना रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। और बिटकॉइन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी अपनी हिस्ट्री लिख रही है। अब असली क्वेश्चन ये नहीं कि बिटकॉइन या गोल्ड, और आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।